एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि कल हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर 11 मार्केटिंग, और कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स में कितने पीस होते हैं, 4 पीस, दैट इज प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। तो आज हम पढ़ेंगे द फर्स्ट पी दैट इज प्रोडक्ट। अब बेसिकली प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली में? प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि जो लाइक हम कोई गुड परचेज करें वो ही हो। एक्चुअल में प्रोडक्ट कैन बी एनी गुड और एनी सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। मतलब कि जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था व्हाट ऑल कैन बी मार्केटेड में, आइडियाज, इवेंट्स, प्लेसेस, प्रॉपर्टीज, इवेंट्स, एक्सपीरियंसेस, गुड्स एंड सर्विसेज, तो ऑल दोज थिंग्स दैट कैन बी मार्केटेड comes under product। तो product basically होता क्या है? any goods or service or anything of value offered to the market for sale। मतलब कि या तो कोई goods and services या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हमने ऑफर की है सेल के लिए, ओके, दैट कम्स अंडर प्रोडक्ट। अब बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, राइट। तो हम प्रोडक्ट में दैट इज़ द फर्स्ट वे ऑफ मार्केटिंग मिक्स, उसमें हम 3 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट होता क्या है। प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं कि जैसे गुड्स है वो ही होंगे, इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स दैट कैन बी मार्केटेड। सो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट कैन बी टैंजिबल और इनटैंजिबल, राइट। So product can be tangible as well as intangible। Now the first thing that we are going to cover under product mix is branding। अब basically branding होता क्या है? जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को कोई नेम, साइन या सिंबल असाइन करते हैं तो उसे हम कहते हैं ब्रांडिंग। दैट इज ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट ऑफ दैट कंपनी। अब बेसिकली ब्रांडिंग में कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, इनको मैं एक एक करके डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट है जेनरिक नेम। बेसिकली जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है? एक होता है ब्रांड नेम और एक होता है जेनरिक नेम। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोजिंगली हमने एक टूथपेस्ट ली, लाइक जो हम ब्रश करने के लिए सुबह यूज़ करते हैं, तो जो टूथपेस्ट है वो हमने ली कोलगेट कंपनी की। कोलगेट कंपनी की हमने क्या ली? टूथपेस्ट, राइट। तो बेसिकली हमने एक टूथपेस्ट ली कोलगेट कंपनी की। तो ये जो टूथपेस्ट है, राइट, ये जो टूथपेस्ट है ये बेसिकली पूरे जेनरिक को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है। लाइक सपोजिंगली अगर मैंने कहा कि मुझे टूथपेस्ट चाहिए, तो वो टूथपेस्ट किसी भी कंपनी की हो सकती है, लेकिन मैं नॉर्मल कह रही हूँ कि भैया मुझे एक टूथपेस्ट दे दो। मतलब कि मैंने कहा कि जितनी भी टूथपेस्ट की वैरायटी है उनमें से मुझे कोई दे दो। और अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि आप मुझे कोलगेट की टूथपेस्ट दो, तो वो आ जाएगा ब्रांड नेम में। कोलगेट इज़ अ ब्रांड नेम एंड टूथपेस्ट इज़ अ जेनरिक नेम। अब बेसिकली जेनरिक नेम का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई एक ऐसा नेम जो पूरी उसकी सोसाइटी को या जो उस टाइप के फीचर्स वाले प्रोडक्ट हैं उनको आइडेंटिफाई करने में या फिर उनको रिप्रेजेंट करता है। लाइक सपोजिंगली अगर मैंने कहा टूथपेस्ट, तो उसमें क्या आ गया? नॉर्मल टूथपेस्ट जिससे हम ब्रश करते हैं और वो किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो जो टूथपेस्ट वर्ड है या जो टूथपेस्ट नेम है वो पूरी सोसाइटी की जो मतलब पूरे जो जनरे है टूथपेस्ट का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल जेनरिक नेम। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे इस ब्रांड का या इस कंपनी का टूथपेस्ट चाहिए, देन दैट कम्स अंडर ब्रांड नेम। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांड। अब बेसिकली ब्रांड क्या होता है? कोई भी कंपनी है तो वो जब अपनी गुडविल मेंटेन करती है मार्केट में, तो लोग उनके नाम के हिसाब से भी उनके गुड्स परचेज करते हैं। लाइक सपोजिंगली मैं मार्केट में गई क्लॉथ्स परचेज करने, मैंने कहा कि मैं तो जाऊंगी तो सीधा लाइक सपोजिंगली मुझे शूज़ परचेज करने, तो मैंने कहा कि मैं एडिडास के शूज़ परचेज करूँगी। तो ये जो एक मेरे माइंड में सेट हो गया कि मुझे इसी कंपनी के शूज़ परचेज करने हैं एडिडास के, तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल ब्रांड। मतलब कि हमने एक जो नेम असाइन किया उसकी वजह से उसकी गुडविल बनी मार्केट में, दैट कम्स अंडर ब्रांड। नाउ द नेक्स्ट इज ब्रांड मार्क।
बेसिकली ब्रांड मार्क एक ऐसी चीज़ होती है जो लोगो या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने कहा ऑडी जो कार आती है उसका सिंबल क्या होता है, 4 रिंग्स, राइट। तो ये जो बेसिकली सिंबल है, मैं देखते ही किसी भी गाड़ी पे मैं सिंबल देखूंगी, मैं कहूँगी ये तो ऑडी है, राइट, आई विल से दिस। तो ये जो बेसिकली एक लोगो या जो सिंबल किसी भी ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ब्रांड मार्क। एंड द ब्रांड नेम, मैंने आपको बताया कि बेसिकली किसी भी ब्रांड का जो नेम होता है जो हम बोल सकते हैं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल ब्रांड नेम। एंड लास्ट इज ट्रेडमार्क। अब बेसिकली ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क एक्चुअली ब्रांड का ही पार्ट होता है जिसको हम लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। मतलब हमने ब्रांड के जिस पार्ट के लिए लीगल प्रोटेक्शन लिए, दैट कम्स अंडर ट्रेडमार्क। तो बेसिकली ब्रांडिंग क्या होती है, जिस अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, साइन, सिंबल टू अ प्रोडक्ट। फिर हमने कुछ टर्म्स पढ़े, जेनरिक नेम, मतलब कि एक जेनरिक के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाला नेम। जैसे मैंने कहा मुझे शैम्पू चाहिए, तो वो सारे शैम्पूज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट इज ब्रांड। बेसिकली ब्रांड किसी भी कंपनी का हो सकता है जो प्रोडक्ट को उस कंपनी से रिलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज ब्रांड मार्क। बेसिकली कोई लोगो या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। Now the next topic is the advantages of branding. अब बेसिकली ब्रांडिंग से मार्केटर्स को और जो कस्टमर्स हैं उनको ये सारी कुछ एडवांटेजेस मैंने लिखे हैं, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केटर्स को ब्रांडिंग से क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। फर्स्ट है इनेबल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। अब बेसिकली सपोजिंगली आप एक एग्जांपल लो कि आप मार्केट में गए, आपको एक कॉलगेट मिली, एक पेप्सोडेंट मिली एंड एक दो और कंपनीज मिली, ठीक है। आपको बहुत सारी कंपनीज मिली, लेकिन अगर आपको जैसे पता था कि मुझे कोलगेट ही परचेज़ करनी है या पेप्सोडेंट ही परचेज़ करनी है, तो आप सीधा जाओगे और उन्हें बोलोगे कि भैया मुझे ये वाली टूथपेस्ट चाहिए, आप मुझे दे दो। तो बेसिकली इससे मार्केटर्स को क्या फ़ायदा होता है कि जो उनका प्रोडक्ट है वो ईजिली सेल ऑफ हो पाता है मार्केट में अगर उनका ब्रांड नेम अच्छा है तो। नाउ द नेक्स्ट इज हेल्प इन एडवर्टाइजिंग। अब बेसिकली अगर हमारा ब्रांड नेम है तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सीधा आके परचेज़ करेंगे हमसे या फिर हमारे गुड्स को ही परचेज़ करेंगे, एंड दैट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एज वेल। लाइक अगर हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को ही लेना प्रेफर करेंगे जब उन्हें हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ वगैरह वगैरह पता चलेंगी। नेक्स्ट है डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब बेसिकली ब्रांड नेम की वजह से या ब्रांडिंग की वजह से मार्केटर्स को प्राइस भी दूसरी कंपनीज के मुकाबले डिफ्रेंशिएट करने में बहुत इजी होता है। लाइक सपोजिंगली, चलो टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं इन दोनों का, कि सपोजिंगली ये 10 रुपीज़ की आती है और ये भी 10 रुपीज़ की आती है, राइट। लेकिन दोनों के वेट का डिफरेंस है। ये सपोजिंगली 20 ग्राम आती है और ये 25 ग्राम आती है। तो मतलब क्या, अगर हम दोनों में से कौन सी परचेज़ करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा? ऑब्वियसली पेप्सोडेंट वाली हम परचेज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। लेकिन जो कस्टमर्स हैं अगर जो वो कोलगेट प्रेफर करते हैं तो चाहे उन्हें कम क्वांटिटी मिल रही है, मतलब कि उन्हें उतने 20 ग्राम, चाहे उन्हें 10 रुपीज़ ही पे करने पड़ रहे हैं, लेकिन उसमें उन्हें कम क्वांटिटी मिल रही है, फिर भी वो कोलगेट ही प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम। सो दैट्स वाई अगर हम अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट प्राइस भी रखते हैं तो भी हमारे जो कस्टमर्स हैं हमारे ब्रांड की वजह से हमसे ही परचेज करेंगे। नाउ द लास्ट इज ईज इन न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन। अब बेसिकली अगर हमारा ब्रांड नेम है और अगर मैं कोई न्यू प्रोडक्ट लेके आती हूँ तो मुझे उसको अपने कस्टमर्स तक इंट्रोड्यूस कराने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे कस्टमर्स मेरे साथ लॉयल हैं तो वो ऑब्वियसली मेरे उस न्यू प्रोडक्ट को भी परचेज करेंगे ही करेंगे। नाउ द एडवांटेजेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स। फर्स्ट इज हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। अब बेसिकली आप इसको इनेबल प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन जो है इसका उल्टा समझ लो, जस्ट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर जो कस्टमर है उसे लाइक वो जाके कहता कि भैया मुझे टूथपेस्ट दे, तो जो सेलर है वो आपको इतने सारे टूथपेस्ट दिखा देता। लेकिन अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आपको कौन से ब्रांड का लेना है तो आप जाके बोलोगे और वो आपको उसी कंपनी का दे देंगे या उसी ब्रांड का दे देंगे। सो दैट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एज वेल। नाउ द नेक्स्ट इज स्टेटस सिंबल। अब बेसिकली जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो कुछ कस्टमर्स इसलिए भी परचेज करते हैं एज दे रिप्रेजेंट स्टेटस। लाइक सपोजिंगली आजकल ऐसा बहुत होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर हमने आईफोन खरीद लिया तो वो हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट्स वाई
customers also purchase branded things for as a status symbol. Now the next is quality. अब बेसिकली जो कस्टमर्स हैं वो ये सोचते हैं कि यार अगर ये इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतने लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये कंपनी जो है ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही हमें प्रोवाइड कराती होगी, इसलिए हमें आँख बंद करके इनसे परचेज कर लेने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, ये हमारे साथ फ्रॉड नहीं करेगी. सो दैट इज़ कस्टमर्स ये भी सोचते हैं कि अगर ब्रांड अच्छा है तो क्वालिटी भी अच्छी होगी, इसलिए दे गो फॉर ब्रांडेड थिंग्स. तो ये है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्केटर्स एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स. Now the next is the characteristics of a good brand name. अब बेसिकली कोई भी कंपनी अगर अपना ब्रांड बनाती है तो ऑब्वियसली उनका ब्रांड नेम होगा. तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एक ब्रांड नेम को पोजेस करनी चाहिए. तो सम ऑफ देम आर फर्स्ट वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मतलब कि वो हर एक प्रोडक्ट के साथ मैच हो. लाइक सपोजिंगली जो डाबर है, डाबर टूथपेस्ट, डाबर का शैम्पू, डाबर का XYZ, ये उसके इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं. अगर मैं डाबर को जो ब्रांड नेम है उसे हर एक प्रोडक्ट के साथ भी जोड़ देती हूँ तो भी वो इतना अजीब नहीं लगता बोलने में. इट लुक्स कि हाँ ये इसके साथ ही सूट करेगा. सो बेसिकली जो ब्रांड नेम है वो वर्सेटाइल होना चाहिए. मतलब हर एक प्रोडक्ट के साथ उसके जो उस कंपनी के है उसके साथ आप उस ब्रांड नेम को लिंक करो तो वो ऑकवर्ड या फिर ऑड नहीं लगना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट इज क्वालिटी सजेस्टिव. अब बेसिकली जो ब्रांड नेम होता है वो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी सजेस्टिव होना चाहिए. लाइक सपोजिंगली हेड एंड शोल्डर्स है, या फिर जो शैम्पूज आते हैं, या फिर कोई टूथपेस्ट वगैरह आती है, तो उसका जो नेम है अगर वो क्वालिटी को सजेस्ट करेगा देन दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड अ गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रांड नेम. नाउ द नेक्स्ट इज लीगली प्रोटेक्टेबल एंड डिस्टिंक्टिव. बेसिकली जो ब्रांड नेम है वो लीगली प्रोटेक्टेबल होना चाहिए एंड डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव का मतलब यूनिक होना चाहिए, राइट, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उस ब्रांड नेम को दूसरे ब्रांड नेम्स के कंपैरिजन में अलग तरीके से अच्छे से याद रख सके बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव और यूनिकनेस. नाउ द नेक्स्ट इज इट शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू प्रोनाउंस एंड सेल. अब बेसिकली जो कस्टमर्स हैं वो ज़रूरी तो नहीं है सब लिटरेट होंगे, सबको इंग्लिश आती होगी, सबको एक लैंग्वेज आती होगी. तो बेसिकली ब्रांड नेम रखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो ईजी टू प्रोनाउंस है. अगर मैं कोई सपोजिंगली बहुत बड़ा सा ब्रांड नेम लिख देती हूँ अपनी कंपनी का, लाइक सपोज पूरी लाइन का, या फिर कोई ऐसा बहुत मुश्किल सा वर्ड यूज़ करती हूँ जिसको प्रोनाउंस करना मुश्किल होगा, तो कस्टमर उसको बोलने से भी हिचकिचाएगा. सो दैट्स वाई ही विल नॉट प्रेफर आवर गुड्स. सो दैट्स वाई अ ब्रांड नेम शुड बी शॉर्ट, easy to pronounce and spell. And the last characteristic is कि कोई भी ब्रांड नेम हो उसका किसी और लैंग्वेज में कोई मतलब कोई डिफरेंट मीनिंग ना हो. लाइक सपोजिंगली मैंने उसे इंग्लिश में लिखा लेकिन जो वो इंग्लिश का वर्ड है जो मेरा ब्रांड नेम है उसका सपोजिंगली फ्रेंच में या जर्मन में कोई और मीनिंग आ रहा है. सो दैट शुड नॉट बी देयर एंड वी नीड टू चेक कि जो हमारा ब्रांड नेम है उसका किसी और लैंग्वेज में कोई डिफरेंट मीनिंग ना हो. तो ये सारी होती है some characteristics that a good brand name should possess. Now the next topic in product mix is packaging. अब basically packaging क्या होती है, जो हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया उसके आसपास जो हम पैकेजिंग करते हैं ताकि वो उस गुड को प्रोटेक्ट करके रखे एंड ऑल दैट. सो दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग. बेसिकली पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड प्रोड्यूसिंग पैकेज फॉर अ प्रोडक्ट. पैकेजिंग क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोडक्ट के लिए उसका पैकेज जो है, जो उसका कवरिंग है उसको क्रिएट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं ताकि एक प्रोडक्ट को वो हम उसमें पैक कर सकें. अब बेसिकली पैकेजिंग के 3 लेवल्स होते हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट. So there are 3 levels of packaging: primary level, secondary level and tertiary level or transportation level, right. So 3 levels are primary level of packaging, secondary level of packaging and tertiary और transportation level of packaging. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. सपोजिंग ये जो टूथपेस्ट हमारे पास आती है वो ट्यूब में आती है जिसको हम खोल के उसमें से टूथपेस्ट निकाल के यूज़ कर लेते हैं. जो वो टूथपेस्ट
टूथपेस्ट की ट्यूब होती है, क्या वो एक डिब्बे में रैप होके आती है? लाइक सपोजिंगली अगर ये टूथपेस्ट है, सपोजिंगली ये टूथपेस्ट की ट्यूब है, राइट, ये टूथपेस्ट है, ठीक है। ये टूथपेस्ट की जो ट्यूब है, क्या ये बॉक्स में रैप होके आती है? एक बॉक्स में रैप होके आती है जिसको जब हम ओपन करते हैं तो ट्यूब निकलती है और उस ट्यूब से हम टूथपेस्ट निकाल के यूज़ करते रहते हैं। सो ये तो हो गए एक टूथपेस्ट है जो ट्यूब में आती है। बेसिकली ये जो ट्यूब है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी पैकेजिंग, और ये जिस डिब्बे में आई है दैट इज़ प्राइमरी पैकेजिंग को जो कवर कर रही है वो है सेकेंडरी पैकेजिंग। एंड जो टर्शरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती है वो बेसिकली बल्क में, या जो बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं वो होती है। लाइक सपोजिंगली आप होलसेलर के पास जाओगे तो उनके पास पूरे बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं जिसमें प्रोडक्ट्स भरे हुए होते हैं ऐसी पैकेजिंग के साथ। जैसे अगर आप उनके पास जाओगे तो आप देखोगे बड़ा सा एक कार्टन होगा ऐसे, उसमें बहुत सारे टूथपेस्ट के ऐसे डब्बे होंगे, इस टाइप के डब्बे, राइट। तो ये जो कार्टन है जिसमें बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट के डिब्बे रखे होते हैं, दैट कार्टन इज कॉल्ड टर्शरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। मतलब कि वो पैकेजिंग जो हम बेसिकली एक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में इन बल्क क्वांटिटी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग वो होती है जो हम फर्स्ट यूज़ से पहले ही थ्रो कर देते हैं। अब आप बेसिकली अगर आपको टूथपेस्ट यूज़ करनी है तो आप सेकेंडरी पैकेजिंग खोलोगे और उस सेकेंडरी पैकेज का जो डिब्बा है उसको फेंक दोगे ना, राइट। तो सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ हम उसे जो प्रोडक्ट है उसके फर्स्ट यूज़ से पहले ही थ्रो या फिर डिस्पोज कर देते हैं। फिर आती है प्राइमरी पैकेजिंग। बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो प्रोडक्ट को एक्चुअल में प्रोटेक्ट कर रही है, एंड इट in many cases it stays with the product until the product is fully utilized। अब देखो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, टर्शरी पैकेजिंग क्या हुई, जो बड़े बड़े कार्टन्स में ऐसे स्मॉल पैकेजेस आते हैं टूथपेस्ट के, दैट पैकेजिंग इज कॉल्ड टर्शरी और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये पैकेजिंग बेसिकली इसलिए की जाती है ताकि हम प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग बेसिकली प्राइमरी पैकेजिंग को प्रोटेक्ट करती है या फिर प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करती है, और साथ ही साथ सेकेंडरी पैकेजिंग जो है उसे हम नॉर्मली या इन मोस्ट ऑफ द केसेस फर्स्ट यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट से पहले ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग होती है जो मेनली हमारे प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करके रखती है, और वो नॉर्मली केसेस में हमेशा ही प्रोडक्ट के साथ रहती है until the product is fully utilized। Now the next topic is importance of packaging। Basically किसी भी प्रोडक्ट को पैकेज प्रोवाइड करना क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। फर्स्ट इज रेजिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स। अब बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम उसको पैक नहीं करेंगे, ऐसे ही कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। लाइक सपोज टूथपेस्ट है, मैंने कहा कि आप ऐसे ही ले जाओ, ऐसे मैं चम्मच में भर के आपको दे दिया, आप ले जाओ, क्या वो सैनिटाइज्ड होगा? क्या वो पूरे स्टैंडर्ड्स को मीट कर पाएगा? क्या वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा? नहीं, क्योंकि उसमें बहुत जर्म्स हो सकते हैं उस टाइम पे अगर हम उसे प्रॉपर पैकेजिंग प्रोवाइड ना करें। तो बेसिकली पैकेजिंग हेल्प्स टू रेज द हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट इज सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। अब बेसिकली जो सेल्फ सर्विस आउटलेट्स होते हैं, लाइक जहाँ पे कोई भी आपको हेल्प या गाइड करने वाला वर्कर नहीं होता, आपको जाना है अपने हिसाब से अपना सामान लेना है एंड देन जस्ट उसे आपको पे करना है। तो बेसिकली अगर वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम पैकेजिंग प्रोवाइड करके नहीं रखेंगे तो क्या कस्टमर्स ये देख पाएंगे कि उन्हें कितनी क्वांटिटी चाहिए, तो वो उसको मेजर नहीं कर पाएंगे एंड मेनी मोर डिफ़िकल्टीज दे विल फेस। सो दैट्स वाई सेल्फ सर्विस आउटलेट्स में जो प्रोडक्ट्स हैं अगर उनकी पैकेजिंग की जाए तो ये सारी जो कस्टमर्स को ऑब्स्टेकल्स या फिर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो नहीं आएंगी। नाउ द नेक्स्ट इज इनोवेशन अपॉर्चुनिटी। अब बेसिकली आपने देखा होगा कि जो किसी भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग होती है वो प्लेन नहीं होती, उस पर बहुत कुछ लिखा होता है, राइट। तो बेसिकली या फिर आप ये भी कह सकते हो कि हर एक प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होती है, किसी प्रोडक्ट की अलग पैकेजिंग होगी, किसी की अलग होगी। सो दैट्स वाई पैकेजिंग ऑल्सो हेल्प्स इन इनोवेशन अपॉर्चुनिटीज़ कि हम
अपने ब्रांड को और प्रमोट कर सकते हैं उस पैक के थ्रू। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ये भी बहुत ईजी पॉइंट है कि बेसिकली पैकेजिंग से भी हम एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लाइक सपोज मैं मार्केट में गई, मैं गुड डे लेने, वहाँ पे 2 थे, एक ब्लू था एक रेड था। मैं कलर देखते ही पहचान गई, मुझे पढ़ना ही नहीं पड़ा, मुझे पता था कि ब्लू वाला बटर वाला है एंड रेड वाला कैश्यू वाला है। तो मैं बेसिकली पैकेजिंग के कलर से ही डिफ्रेंशिएट कर पाई कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। तो ये तो हमने पढ़ी इम्पोर्टेंस कि एक्चुअली में पैकेजिंग इम्पोर्टेंट क्यों होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब बेसिकली मतलब कि अगर हम पैकेजिंग कर रहे हैं तो वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। सबसे पहला तो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। हमने पैकेजिंग की ही मेन किस लिए थी, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसे प्रोटेक्ट करे। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि ये मैंने यहाँ पे भी बताया था इम्पोर्टेंस में कि प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करती है पैकेजिंग। तो बेसिकली पैकेजिंग का एक ये भी काम होता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर को ईजिली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करे। एंड नेक्स्ट इज हेल्प द कस्टमर टू यूज द प्रोडक्ट, राइट। हेल्प द कस्टमर टू यूज द प्रोडक्ट। अब मैंने बताया था कि टूथपेस्ट है उसके साथ जो प्राइमरी ट्यूब आती है, प्राइमरी पैकेजिंग वाली, अगर वो ना होती तो क्या हम टूथपेस्ट को इजीली यूज़ कर पाते? नहीं कर पाते। सो दैट्स वाई पैकेजिंग ऑल्सो हेल्प्स द कस्टमर टू यूज़ द प्रोडक्ट ईजीली। तो ये था पैकेजिंग के बारे में। इसके 3 लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस एंड इसके फंक्शंस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अंडर प्रोडक्ट मिक्स इज लेबलिंग। बेसिकली लेबलिंग क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस of providing a label to a product। मतलब कि हमने पैकेजिंग में क्या किया, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी, उसके अराउंड एक पैकेज बना दिया, लेकिन उस कवरिंग पे या जो उस पैकेज पे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं दैट ऑल कम्स अंडर लेबलिंग। सो बेसिकली लेबलिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम एक प्रोडक्ट को लेबल देते हैं, द प्रोसेस इन विच वी गिव अ लेबल टू अ प्रोडक्ट। अब बेसिकली हम लेबलिंग करते हैं तो लेबलिंग के क्या क्या फंक्शंस हैं? 4 मेन फंक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज इट डिस्क्राइब्स द प्रोडक्ट। आप कोई भी प्रोडक्ट लेना, उस पर जो पैकेजिंग होती है उस पर बहुत कुछ लिखा होता है, राइट। तो आप उसको पढ़ोगे तो उसके बारे में, तो उस पर उस प्रोडक्ट के बारे में भी लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको इसे कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या डायरेक्शंस हैं एंड ऑल दैट। सो बेसिकली लेबलिंग सबसे पहला काम क्या करती है? उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती है। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रेडिंग। अब बेसिकली आपने कोई प्रोडक्ट देखा होगा तो उसमें पैकेजिंग पे ये भी लिखा होता है कि ये किस टाइप का प्रोडक्ट है, या फिर ये कितने स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, या फिर इसे कैसे यूज़ करना है एंड ऑल दैट। सो इट हेल्प्स इन द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि सोप्स में आप देखोगे तो एक मेन इंग्रेडिएंट चेक किया जाता है TSPF और समथिंग लाइक दैट। बेसिकली एक इंग्रेडिएंट होता है सोप्स में जिसमें अगर उसका जो लेवल है वो ज़्यादा होगा तो वो सोप हमारी स्किन के लिए अच्छी है, और अगर उसका लेवल कम होगा तो वो सोप हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं है। तो लेबलिंग में हर एक सोप पे ये भी लिखा होता है कि उसमें इस क्वांटिटी, ये जो इंग्रेडिएंट है कितनी क्वांटिटी में है। सो दैट हेल्प्स इन ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि अगर हम सोप्स में उस इंग्रेडिएंट को देखेंगे तो हम एक सोप को दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे कि ये सोप कितनी अच्छी है, ये सोप कितनी बुरी है एंड ऑल दैट। नाउ द नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन। ऑब्वियसली अगर हम पूरे लेबलिंग अच्छे से उस पर करेंगे, ब्रांड नेम, उसकी फोटो वगैरह वगैरह, तो दैट विल हेल्प इन द प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स। एंड द नेक्स्ट इज प्रमोशन। आप कोई भी प्रोडक्ट देखोगे तो उसमें ऐसी स्कीम्स आती रहती है कि सेंड अ सेल्फी, वी विल गिव यू दिस प्राइजेज, या फिर हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इस पर आपको 10% ऑफ मिलेगा या फिर इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये सब भी लेबलिंग में आता है एंड दैट हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो ये था प्रोडक्ट मिक्स जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े, दैट इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। नाउ द नेक्स्ट मिक्स इज प्राइस मिक्स। हमने 4 पीस पढ़े थे। प्रोडक्ट मिक्स हमने डिस्कस कर लिया। द नेक्स्ट इज प्राइस मिक्स। बेसिकली प्राइस मिक्स में हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसका कितना प्राइस होना चाहिए
जो कस्टमर उसको परचेज कर ले, मतलब कि हमें एक ऐसा प्राइस सेट करना है कि वो कस्टमर को लगे कि हाँ यार इस प्रोडक्ट का इतना प्राइस तो वर्थ है। सो बेसिकली प्राइस मिक्स में क्या आता है, एक प्राइस या फिर क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे इन एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब कि ये उतना अमाउंट होता है जो एक कंज्यूमर रेडी है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उस प्राइस पे। सो अमाउंट ऑफ मनी अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू पे इन एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड द प्राइस। अब बेसिकली जो प्राइस है, अगर हम किसी भी चीज़ का डिसाइड करते हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस मिक्स इज आर नेक्स्ट टॉपिक। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस लिस्ट, मतलब कि अगर हम किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड कर रहे हैं तो हम इन कुछ फैक्टर्स को अपने माइंड में रखने के बाद ही डिसाइड करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस। फर्स्ट है कॉस्ट। बेसिकली हम किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने से पहले, जब डिसाइड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई है। सपोजिंगली अगर एक यूनिट को, किसी भी जो हमने मैन्युफैक्चर की है उस यूनिट को हमें बनाने में 10 रुपीज़ की कॉस्ट आई है, तो हम हमेशा यही सोचेंगे ना कि यार अगर हमें 10 रुपीज़ कॉस्ट पड़ी है तो प्राइस हमारा ऑब्वियसली कॉस्ट से ज़्यादा हो, चाहे कितना भी ज़्यादा हो, चाहे वो 11 रुपीज़ हो या 12 रुपीज़ हो या कितने भी, लेकिन जो हमारा प्राइस है, जो हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो हमारी कॉस्ट से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि हमें सर्वाइव करना है और हमें मार्केट में, या फिर हमें प्रॉफिट भी तो कमाना है। सो दैट्स वाई जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है वो सबसे मेजर फैक्टर होती है डिटरमाइन करने में किसी भी चीज़ का प्राइस। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट कम होगी तो उसका प्राइस भी कम ही लगेगा। लाइक सपोजिंगली अगर एक यूनिट अगर हमने 5 रुपीज़ की मैन्युफैक्चर कर ली, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना कि नहीं, मैं तो इसे ₹10 में ही बेचूँगी। मैं ये सोचूंगी ना कि यार 5 में बन गई है तो चलो कोई नहीं 8 में बेच देते हैं, और अगर वो 10 में बिकी है तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगी कि मैं 8 में बेचूँ, ऑब्वियसली मैं सोचूंगी 12 या 15 में बेच दूँ। तो मतलब कि जितनी कॉस्ट होगी उसके हिसाब से ही हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन। बेसिकली अगर मार्केट में जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं उसका कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो हम यही सोचेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम रखें ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर्स हैं वो हमारे पास आए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का प्राइस कम है। लेकिन अगर ऐसा हो कि सपोजिंगली मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन है, सिर्फ हमारी कंपनी है जो इस प्रोडक्ट में डील करती है, तो मैं सोचूंगी कि यार मैं जितना भी प्राइस रखूँ कंज्यूमर मुझसे ही परचेज करेगा, उनके पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो दैट्स व्हाट वी कॉल द कॉम्पिटिशन फैक्टर। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन होगा मार्केट में तो प्राइस कम होंगे प्रोडक्ट के, लेकिन अगर मोनोपोली होगी तो ऑब्वियसली इट विल हेल्प द businesses to raise the price of a product. Now the next is demand and utility. Basically demand और utility से भी हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं। सपोजिंगली अगर किसी प्रोडक्ट की बहुत डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो भी वो भी राइज करेंगे, या फिर अगर किसी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम हो रही है मार्केट में तो उसकी प्राइस भी कम हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट इज यूटिलिटी। अब बेसिकली यूटिलिटी से कैसे रिलेट है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बेसिक नेसेसिटी का है तो अगर हम उसका प्राइस इंक्रीज भी कर दे तो भी जो कस्टमर है वो उसे एक लेवल तक परचेज करेगा ही करेगा, राइट। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इतना बेसिक नहीं है या बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने वाला नहीं है, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो ये हो सकता है कि कस्टमर उसको परचेज ना करे। तो यूटिलिटी से कैसे डिपेंड करता है प्राइस, अगर बेसिकली कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो डेली रिक्वायरमेंट या डेली बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए चाहिए तो कस्टमर उसको किसी भी प्राइस पे परचेज करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इतना बेसिक नहीं है या जो बेसिक नीड्स को फुलफिल करने वाला नहीं है, अगर उसका प्राइस एक लेवल से ज़्यादा उठा तो कस्टमर्स उसे परचेज नहीं करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। बेसिकली गवर्नमेंट कैसे रोल प्ले करती है प्राइसिंग में, गवर्नमेंट जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए एक जो रेट है या जो प्राइस है वो फिक्स कर देती है, कि जैसे कि जो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपने पढ़ा होगा वैसे ही कुछ होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि ये जो बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हैं, राइट, जो बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हैं
ये इनके लिए एक फिक्स्ड प्राइस है, इससे ज़्यादा प्राइस आप इसका नहीं कर सकते। लाइक सपोज गवर्नमेंट ने कहा कि जो राइस है आप उसे जो नॉर्मल राइस होता है आप उसे 40 रुपीज़ पर केजी से ऊपर का बेच ही नहीं सकते। तो बेसिकली एक लिमिट सेट हो गई उसकी प्राइसिंग के लिए, मतलब कि हम मैक्स टू मैक्स 40 रुपीज़ तक का प्राइस रख सकते हैं राइस का, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। नाउ द नेक्स्ट इज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो हमने प्रोडक्ट बनाया है जब हम उसकी प्राइसिंग कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइसिंग करें, मतलब कि जो हम प्राइस रख रहे हैं उस प्रोडक्ट का उससे हमें क्या अचीव करना है। बेसिकली ये 4 चीज़ें हो सकती हैं अचीव करने के लिए। फर्स्ट है मार्केट शेयर। बेसिकली अगर मैं न्यू कंपनी हूँ और मैंने ये सोचा कि अभी मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपनी मार्केट में जगह बनानी है, या फिर मुझे अपने मार्केट में शेयर इंक्रीज़ करना है, या फिर अपने ब्रांड को बढ़ाना है, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट्स की वो लो रखूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर मेरे पास आए और मेरा प्रॉफिट हो और मैं मार्केट शेयर में अपना इंक्रीज़ कर सकूँ। नेक्स्ट है क्वालिटी। अब बेसिकली अगर जो कंपनीज या ब्रांड्स हैं वो ये सोचते हैं कि हमें अपनी क्वांटिटी या किसी चीज़ पे नहीं सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है, मतलब कि हमें कस्टमर्स को बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करनी है, तो अगर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे तो ऑब्वियसली उनके प्राइस भी इंक्रीज या फिर हाई होंगे। नाउ द नेक्स्ट इज सर्वाइवल। बेसिकली अगर कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका फर्स्ट मोटिव क्या होगा, मार्केट में सर्वाइव करना। और कोई भी कंपनी सर्वाइव करने के लिए स्टार्टिंग में जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको लो कॉस्ट पे या फिर लो प्राइस पे ही कस्टमर्स को सेल करती है ताकि वो अपने आप को मार्केट में स्टैंड कर सके या फिर अपनी कंपनी को सर्वाइव कर सके। नाउ द लास्ट इज मार्केटिंग मेथड्स। बेसिकली मार्केटिंग मेथड्स का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी ने लाइक सपोजिंगली क्या मार्केटिंग मेथड्स यूज़ किए अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। लाइक सपोज अगर मैंने एडवर्टाइजिंग वगैरह की है, अगर सपोजिंगली जो मैंने एडवर्टाइजिंग वगैरह की है वो मेरी बहुत कॉस्ट की है, तो जो वो कॉस्ट है मैं वो कहाँ से रिकवर करना चाहूँगी, ऑब्वियसली कस्टमर से ही ना। सो दैट विल अफेक्ट द प्राइस ऑफ आवर प्रोडक्ट्स। अगर मैंने मार्केटिंग मेथड जो है वो चीप यूज़ किए या फिर बहुत लो कॉस्ट पे मुझे मार्केटिंग मेथड्स मैंने यूज़ करी है, तो उसकी वजह से मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी और फिर मैं उसका प्राइस भी लो रखूँगी। सो ऑल दीज आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आज की क्लास से हम यही खत्म करते हैं। आज की क्लास में हमने 2 मिक्स पढ़े ऑफ मार्केटिंग मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट एंड प्राइस। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। डू लाइक अ वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।